बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। इन वीडियोस में हम देखेंगे C++ इन उर्दू फॉर एजुकेशन पर्पस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के मतलब अपने दोस्तों को बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ही लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलें स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफायर आर द नेम दैट रिप्रेजेंट वेरिएबल कांस्टेंट फंक्शन लेबल इन द प्रोग्राम। आइडेंटिफायर कुछ ऐसे नेम हैं जो किसी वेरिएबल को आइडेंटिफाई करेंगे या शो करेंगे कि ये किसी वेरिएबल का नाम है या किसी कांस्टेंट का नाम है या किसी फंक्शन का नाम है या किसी लेबल का नाम है। आइडेंटिफायर इज़ एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इंपॉर्टेंट है ये आइडेंटिफायर। ए गुड आइडेंटिफायर नेम शुड बी डिस्क्रिप्टिव बट शॉर्ट। एक अच्छे आइडेंटिफायर के लिए कह रहा है कि वो बेहतर है आइडेंटिफायर का नाम जो एक शॉर्ट हो और डिस्क्रिप्टिव हो। डिस्क्रिप्टिव का मतलब है कि उसका प्रॉपर एक मीनिंग पता चल रहा हो कि इसका ये मतलब है। एन आइडेंटिफायर इन C++ में कंसिस्ट ऑफ 31 करेक्टर्स। कि कह रहा है C++ के अंदर कोई भी हम आइडेंटिफायर का नाम रखेंगे, बेशक वो किसी वेरिएबल का नाम होगा, बेशक किसी कांस्टेंट का, बेशक फंक्शन का या लेबल का, उसकी लेंथ वो कह रहा है 31 करेक्टर्स तक होती है। इफ़ द नेम ऑफ द आइडेंटिफायर इज़ लोंगर दैन 31 करेक्टर्स, कि अगर उसकी लेंथ 31 करेक्टर से ज़्यादा हो जाती है, देन द फर्स्ट 31 करेक्टर विल बी यूज। तो जो पहले 31 करेक्टर होंगे वही यूज़ होंगे या वही हमें शो होंगे। द रिमेनिंग करेक्टर विल बी इग्नोर्ड बाय C++ कंपाइलर। तो उनके जो बकिया करेक्टर होंगे उसको इग्नोर कर दिया जाएगा कंपाइलर के ज़रिए। सम इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर आइडेंटिफायर नेम आर एज फॉलो। तो कुछ रूल लिखे हुए हैं जिनके ज़रिए हम कोई भी नेम रखते हैं किसी आइडेंटिफायर का। सबसे पहला रूल क्या है? द फर्स्ट करेक्टर मस्ट बी एन अल्फ़ाबेटिक और अंडरस्कोर। कोई भी वेरिएबल या कोई भी कांस्टेंट या फंक्शन कोई भी हम नाम रखते हैं तो उसके लिए शर्त है या तो वो अंडरस्कोर से शुरू हो या वो अल्फ़ाबेट से शुरू हो। अल्फ़ाबेट मतलब ABC से। द आइडेंटिफायर मेयर मस्ट बी कंसिस्ट ऑफ ओनली अल्फ़ाबेटिक करेक्टर डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। तो एक तो पहली शर्त है कि वो स्टार्ट कैसे हो, दूसरी शर्त है कि वो पूरा पूरा नाम जो है वो किन चीज़ों पे मुश्तमिल हो। तो वो अल्फ़ाबेटिकल करेक्टर होंगे, डिजिट्स होंगे और अंडरस्कोर होंगे। द रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज एज आइडेंटिफायर नेम। तो कह रहा है कि इसके लिए एक शर्त ये भी है कि कोई भी रिजर्व वर्ड आप इस्तेमाल नहीं कर सकते आइडेंटिफायर के लिए। रिजर्व वर्ड वो लफ्ज़ होते हैं जो C++ प्रोग्रामिंग बनाने वाले जो प्रोग्रामर थे उन्होंने अपने लिए वो नेम रख लिए गए हैं, जैसे इफ़ हो गया, फॉर हो गया, नेक्स्ट हो गया, ब्रेक हो गया, इस तरह के लफ्ज़। टाइप ऑफ आइडेंटिफायर। अब आइडेंटिफायर की कितनी टाइप हैं? स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर और यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर और यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर में क्या फ़र्क है अभी देख लेते हैं। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर क्या चीज़ है? ए टाइप ऑफ आइडेंटिफायर दैट हैज स्पेशल मीनिंग इन C++ इज़ नोन एज स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। कि ऐसे आइडेंटिफायर या ऐसे नेम जिसका C++ प्रोग्रामिंग के अंदर स्पेशल मीनिंग है उसको हम कहते हैं कि ये स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है। C++ कैन नॉट यूज़ ए स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर फॉर इट्स ओरिजिनल पर्पस इफ़ इट इज़ रीडिफाइंड। तो कह रहा है कि उनको अगर हम रीडिफाइन करके लिख लें तो उसका जो प्रॉपर मीनिंग है वो इस्तेमाल नहीं होगा। यानी कि जो कुछ नेम ऐसे हैं, ये एग्जांपल देख सकते हैं आप। सी आउट एंड सी इन आर एग्जांपल ऑफ स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। दीज आर द नेम ऑफ इनपुट आउटपुट ऑब्जेक्ट डिफाइंड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी आईओस्ट्रीम एच। तो ये कह रहा है कि सी आउट का एक स्पेसिफिक मीनिंग है, C++ के अंदर सी इन का भी एक स्पेसिफिक मीनिंग है। तो ये स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है यानी कि नेम है ये। यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर क्या है? द टाइप ऑफ आइडेंटिफायर दैट इज डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर टू एक्सेस मेमोरी लोकेशन इज नोन एज यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। कि ऐसे आइडेंटिफायर जिनको यूज़र खुद डिफ़ाइन करे कि मैंने ये नाम रखना है तो उसके हम कहते हैं कि ये यूज़र ने डिफ़ाइन किए हुए हैं, यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर है। द यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर आर यूज टू स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम रिजल्ट। तो इसको हम कहते हैं कि क्यों इस्तेमाल करते हैं कि डाटा को स्टोर करने के लिए प्रोग्राम के अंदर, और प्रोग्राम का को रिजल्ट आता है, आउटपुट आता है, उसको स्टोर करने के लिए। एग्जांपल के तौर पर क्या है? सम एग्जांपल ऑफ यूज़र आइडेंटिफायर आर द मार्क्स एंड एज। के जो यूज़र आइडेंटिफायर हैं उनकी एग्जांपल यही है कि एक मार्क्स है, एज है, कोई भी नाम जो हम खुद डिफ़ाइन करते हैं। माई एज लिख सकते हैं, खाली एज लिख सकते हैं, योर एज लिख सकते हैं, क्लाइंट एज लिख सकते हैं। कोई भी नाम जो हम डिफ़ाइन करते हैं वो यूज़र आइडेंटिफायर होता है। नेक्स्ट जो है वो है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या चीज़ है? कीवर्ड्स इज़ अ वर्ड इन C++ दैट हैज़ ए प्री डिफाइंड मीनिंग एंड पर्पस। के इंग्लिश के कुछ ऐसे लफ्ज़ जो हम पढ़ते हैं और C++ के अंदर यूज़ होते हैं, वो कुछ मखसूस लफ्ज़ हैं जिनके पहले ही से ही मतलब को डिफ़ाइन करके रख लिया गया है।
जैसे इंट, INT इंट होता है, तो इंट मतलब इंटीजर टाइप का कोई डाटा होगा। इसी तरह कोई लफ्ज़ है इफ़, तो इफ़ का मतलब है कि ये कोई कंडीशन लगेगी, यानी कि इस तरह के लफ्ज़ जिनके ऑलरेडी पर्पस डिफाइन करके रख दिए गए हैं उनको हम कहते हैं कि ये कीवर्ड्स हैं। द मीनिंग्स एंड द पर्पस ऑफ द कीवर्ड्स इज़ डिफाइंड बाय द डेवलपर ऑफ द लैंग्वेज। तो जो भी लैंग्वेज को डेवलप कर रहा था बंदा या कोई पूरी एक टीम, उन्होंने वो ऐसे लफ्ज़ डिफ़ाइन करके रख दिए हैं कि ये लफ्ज़ आप इस्तेमाल नहीं करना, अगर करना है तो इसका ये मतलब है। इसके अलावा अगर आपने कोई नेम इस्तेमाल करना है तो वो कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी चेंज, इसको हम चेंज नहीं कर सकते या रीडिफाइंड बाय द यूज़र, और ना ही यूज़र की मदद से रीडिफाइन कर सकते हैं। कीवर्ड्स कैन बी यूज्ड फॉर द सेम पर्पज़ फॉर विच इट इज़ डिफाइंड। तो कीवर्ड्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं सिर्फ उसी पर्पज़ के लिए जिस पर्पज़ के लिए उनको डिफ़ाइन करके रख दिया गया है। कीवर्ड्स आर आल्सो नोन एज रिजर्व वर्ड, और कीवर्ड्स को हम रिजर्व वर्ड भी कहते हैं। रिजर्व जैसा कि नाम से ज़ाहिर है किसी चीज़ का पहले से बुकिंग करना। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स इन C++। के अंदर डिफरेंट टाइप के कीवर्ड्स हैं। द टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स इन C++ इज 63। तो टोटल नंबर कह रहा है कि ये 63 हैं। वो कौन कौन से हैं ये आप देख सकते हैं। ये मुख्तलिफ किस्म के हैं। ASM है, 4 है करैक्टर के लिए, डिलीट है, फ्रेंड है, म्यूटेबल है, पब्लिक है, साइज ऑफ है, ये सारे आप देख सकते हैं। जैसे ऑटो है, क्लास है, डू है, और इसके अलावा बूल है, कॉन्स्टेंट, डबल है, इफ़ है, न्यू है, ट्रू है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप देख सकते हैं, और ये 63 हैं जो कि C++ के अंदर डिफ़ाइन कर दी गई हैं। इनको हम यूज़ करेंगे, लेकिन जब इनको यूज़ करेंगे तो इनके जो पीछे पर्पस डिफ़ाइन कर दिए गए हैं वो वाला पर्पस होगा, यानी कि वो वाली चीज़ कॉल होगी। उसके बाद डाटा टाइप है। कोई भी हम डाटा सेव करते हैं तो उसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। टाइप के लिहाज से डाटा सेव करेंगे तो ईजी रहता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डाटा टाइप क्या है। डाटा टाइप डिफाइन एज सेट ऑफ वैल्यूज़ एंड सेट ऑपरेशन ऑन दोज वैल्यूज़। वैल्यूज़ का सेट होता है, यानी कि एक टाइप की वैल्यूज़ जिसके अंदर आती हैं। तो इसके अंदर उसने बताया कि मुख्तलिफ तरह के डाटा टाइप जो हैं वो C++ प्रोग्राम में नीड टू प्रोसेस डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा। तो डाटा टाइप क्या है? इंट है, फ्लोट है, डबल है, करैक्टर है। इंट में क्या होता है? इट इज़ यूज टू स्टोर न्यूमेरिक वैल्यूज़, यानी कि 1 2 3 जमा नफी 1 2 3 इस तरह। फ्लोट में क्या होता है? फ्लोटिंग पॉइंट, यानी कि जिसके अंदर इशारिया आ जाता है। इट इज़ यूज टू स्टोर रियल वैल्यूज़। डबल में क्या आता है? इट इज़ यूज टू स्टोर लार्ज रियल वैल्यूज़। और करैक्टर में क्या है? जिसके अंदर हमने सिर्फ कोई करैक्टर स्टोर कराना हो, यानी कि A B C, जैसे तरह हमें ग्रेड्स का डाटा में देखते हैं कि ग्रेड A है, B है, C है, इस तरह। फिर उसके बाद है इंटीजर डाटा टाइप, यानी कि अब उसकी थोड़ी थोड़ी तफसील बता रहा है कि इंटीजर डाटा टाइप में क्या होता है। इंट डाटा टाइप इंट है, और इसकी बाइट यानी कि ये मेमोरी का कितने साइज़ लेता है? 2 लेता है। और इसकी रेंज कितनी है? -3 to 76823 प्लस, यानी कि +3 to 768, इतनी इसकी रेंज है। यानी कि माइनस में भी यहाँ तक जाकर स्टोर कर सकता है, प्लस में भी यहाँ तक स्टोरिंग कर सकता है। फिर शॉर्ट में क्या है? इसकी भी 2 बाइट्स हैं और इसकी भी रेंज इतनी देख सकते हैं। फिर लॉन्ग में क्या है? इसकी इतनी बाइट्स लेता है और इसकी रेंज आप ये देख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। और अनसाइंड लॉन्ग में क्या है कि इसकी डबल चीज़ आ जाती है। यानी कि एक इसमें ये फ़र्क है कि आप अगर इंट सिंपल लेते हैं तो माइनस से लेके प्लस तक यहाँ जाएगा, और अगर आप अनसाइंड इंट लेके हैं तो ये 0 से लेके यहाँ तक जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो आप 32 इधर से 32 इधर से लेते हैं वो टोटल इकट्ठा कर देता है, तो स्टार्टिंग वो 0 से ले लेता है। यानी कि इसके अंदर अगर आपके पास गुंजाइश होती है कि वो माइनस की वैल्यू भी आएंगी तो हम इसको डिक्लेयर कर देते हैं। अगर आपको पता है कि माइनस की वैल्यू कभी नहीं आएंगी तो हम वो 0 से लेके जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू तक है उस हिसाब से देख लेते हैं कि ये वैल्यू कहाँ तक एक्सीड करेगी। रियल डाटा टाइप में क्या आ सकता है? रियल डाटा टाइप में आप देख सकते हैं कि उसका टाइप ऑफ रियल डाटा टाइप में क्या है? फ्लोट है, डबल है और लॉन्ग डबल है, और साथ साथ इनका साइज़ इन बाइट भी लिखा हुआ है। ये 4 बाइट लेता है, ये 8 बाइट लेता है और ये 10 बाइट लेता है। और इनकी रेंज भी आप देख सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा रेंज तक उन्होंने शो किया हुआ है। करैक्टर डाटा टाइप में क्या था? करैक्टर डाटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर करैक्टर वैल्यूज़, कि अगर हमने सिर्फ एक करैक्टर को स्टोर करना है तो हम करैक्टर डाटा लेते हैं। इट टेक्स 1 बाइट्स इन मेमोरी, तो ये सिर्फ 1 बाइट लेता है। इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट अ लेटर, कोई लेटर शो करना है, कोई नंबर शो करना है, कोई पंक्चुएशन मार्क शो करना है, यानी कि सिर्फ कोई एक चीज़ हमने शो करनी हो तो उसके लिए हम करैक्टर डाटा टाइप को स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने एग्जांपल दी है कि कोई भी हमने कोई प्रोग्राम लिखना है तो किस तरह हम करैक्टर डाटा टाइप को लेते हैं। सबसे पहले ये है कि ये चीज़ सबसे हर दफ़ा आया करेगी हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। इसका मतलब यह है कि हमने कोई भी इनपुट या आउटपुट का फंक्शन कॉल करना है तो इस फाइल को ज़रूर हमें कॉल करना पड़ेगा। फिर इंक्लूड conio.h, इस फाइल को भी कॉल करना पड़ेगा। वाइड मेन, यानी कि ये ही मेन फंक्शन है, यहाँ से लेके
यहाँ तक, यानी कि ये फंक्शन है और इसकी ब्रैकेट्स हैं। अगर कोई हमने वैल्यू लेनी हो तो हम यहाँ से लेंगे, अगर नहीं वैल्यू लेनी तो ऐसे ही हम चलेंगे। तो ये ब्रैकेट शुरू हुई हैं किसी भी प्रोग्राम को चलाने के लिए। तो इधर हम मेन प्रोग्राम के अंदर हैं। तो मेन प्रोग्राम में सबसे पहले क्लियर स्क्रीन का फंक्शन कॉल किया कि जो भी चीज़ स्क्रीन पर हो उसको क्लियर कर दिया जाए। फिर उसके बाद करैक्टर CHAR करैक्टर डाटा टाइप का नाम है। दो हमने वेरिएबल लिए, एक करैक्टर 1 और एक करैक्टर 2। तो यानी कि ये उसकी डाटा शो कर रही है और ये उनके नाम शो कर रहे हैं। फिर एक जो है यानी कि एक करैक्टर जो है इसको हमने वक्ती तौर पर स्टोर कर दिया CH1 में, यानी कि करैक्टर 1 जो भी हमने इधर डिफाइन किया। फिर जो B है उसको हमने स्टोर कर दिया CH2 में, यानी कि जो ये दो नाम हमने अपने पास से डिफाइन किए हैं और ये जो चीज़ है ये शो कर रही है कि किस टाइप का डाटा आएगा। CH1 में A आया, CHB में B आया। तो ये वैल्यूज़ हैं जो कि CH1 में रख दी गई है और CH2 में रख दी गई हैं। उसके बाद Cout को कॉल किया, तब कॉल करते हैं जब हमने कोई चीज़ शो करवानी हो स्क्रीन के ऊपर। तो जो भी इस डबल कोटेशन के अंदर आएंगी इसको एज इट ही वो शो कर देगा। तो ये दो जो ब्रैकेट्स हैं ये तो आएगी ही आएंगी। तो इनके अंदर जो कुछ आएगा वो सारा आउटपुट हो जाएगा। तो इधर लिखा आएगा करैक्टर्स और आगे ये दो निशान आ जाएंगे और CH1 की वैल्यू, CH2 की वैल्यू। CH1 की वैल्यू क्या थी A और CH2 की वैल्यू क्या थी B। तो ये दोनों वैल्यू इधर आ जाएंगी। तो इस तरह हमारे पास आउटपुट आ जाएगा करैक्टर्स R और ये लाइन और A B इकट्ठा आ जाएगा। उसके बाद गेट CH और उसके बाद फंक्शन बंद। गेट CH का मतलब ये होता है कि अगर हम यहाँ तक किसी प्रोग्राम को लिखेंगे तो प्रोग्राम हमें आउटपुट शो करवाने के बाद क्लोज हो जाएगा, यानी कि स्क्रीन नज़र नहीं आएगी, फ़ौरन शट डाउन हो जाएगी स्क्रीन। तो गेट CH का मतलब है कि आप ज़रा स्टॉप रहो और न्यू यानी कि यहाँ तक आ गए। गेट CH का मतलब है कि हमने नया करैक्टर हासिल करना है, यानी कि एक तरह का वो इनपुट लेने के मूड में प्रोग्राम खड़ा रहता है। अगर हम यहाँ तक बात करें तो यहाँ से क्लियर स्क्रीन और यहाँ से होते होते अगर वहाँ तक आ जाता है तो उसकी फंक्शनैलिटी ख़त्म हो जाती है। फंक्शनैलिटी ख़त्म होने के बाद वो स्क्रीन से गायब हो जाता है। लेकिन ये लगाने का मकसद ये होता है कि आप यानी कि प्रोग्राम जो है वो स्क्रीन ख़त्म ना हो बल्कि हमसे कुछ इनपुट मांग रहा हो। तो इनपुट मांगने के बहाने वो स्क्रीन पर रहेगा और हम जो है आउटपुट दे सकेंगे।